नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसके तहत आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारे द्वारा जो है पीटी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। और पीछे हमने मौर्य काल को कराया था, अब हम यहाँ देखेंगे मौर्योत्तर काल को। तो आइए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। और क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा, हम उसको भी कंसीडर जरूर करेंगे। देखिए, मंडे टू फ्राइडे ये जो टाइम टेबल है, तो सोमवार से लेकर के जो शुक्रवार तक का हमारा समय है वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पीटी को लेकर के चीजें हो रही हैं, क्लासेज आ रही हैं। इसमें अभी 2 सेगमेंट हम लेके चल रहे हैं। मॉर्निंग में पॉलिटी की चीजें हो रही हैं और इवनिंग में जो है हमारा इतिहास आ रहा है। और इतिहास में आज आपने देखा है कि मौर्योत्तर काल पे हम आ गए हैं। और शनिवार को जो है हमारा वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा चलता रहता है, तो उसके तहत हम सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रत्येक शनिवार को। तो इस समय तो चैनल पे बने रहना अति आवश्यक है। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो वंश आता है शुंग वंश आता है। और आप लोगों को पृष्ठभूमि यदि पता होगा तो पता ही होगा कि जो अंतिम मौर्य शासक थे उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस वंश की स्थापना 184 ईस्वी में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, ये याद रखिएगा कि बृहद्रथ की हत्या करके की थी। और इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक व्याकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। मतलब जो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, तो उनके बारे में ये है कि वो कट्टर ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उनकी अभिरुचि थी। और इसी के तहत उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज जान रहे होंगे। साथ ही साथ इनके जो अश्वमेध यज्ञ के जो हुआ था, इसका संचालन करता कौन थे, मतलब पुरोहित का काम कौन किया था, तो महर्षि पतंजलि ने किया था। जो योगा महत्वपूर्ण योगाचार्य हैं और वर्तमान में उन्हीं की परंपरा को जो है बाबा रामदेव आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जानते रहिए कि पतंजलि किससे संबंधित है, तो पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को जो है वो नष्ट कर दिया था। मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, जो मौर्य शासक अशोक रहता है तो वो उसकी जो निष्ठा है बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा रहती है। और उसने कई स्तूपों का विहारों का निर्माण कराया था। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मणवादी थे और कट्टर थे, तो बौद्ध ग्रंथों में देखिए ये आरोप और जगह नहीं मिलता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं है कि भाई 84,000 इतनी बड़ी संख्या में कोई स्तूप तुड़वाए। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में है, तो आप इसको जानते रहिए। बाकी इसमें क्या सच्चाई है कैसे है, जब हम मेंस की क्लास लेते हैं, मतलब आप लोग की जो फुल क्लास होती है वहां हम कराते हैं। यहाँ पीटी में इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है, बिना मतलब क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व जो है वो सर्वाधिक हो गया था। मतलब विदिशा जो मध्य प्रदेश में विदिशा है, तो शुंग काल में इसका महत्व ज्यादा हो गया था। जैसे मगध का जो महत्व था वो नंदवंश या मौर्यों के समय में था, तो ऐसे ही विदिशा का जो महत्व है वो शुंगों के समय में था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस जो है विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ जो है स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय में स्थापित किया था, तो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में हुआ था। किनका राजदूत था, तो एंटियाल कीट्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जो वासुदेव के सम्मान में जो एक स्तंभ स्थापित किया था। तो ये भी इसमें कई फैक्ट्स हैं।
और अगर देखा जाए तो भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा जो है फैक्ट के पीछे आप मतलब इतना फैक्ट क्यों बताते हैं? तो देखिए ये हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फैक्ट का बर्डन दे, लेकिन यदि आपके जेएन में पीवाईक्यू होगा तो देख ही रहे हैं किस तरीके से आयोग को जो है वो तथ्य बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और इन्हीं तथ्यों के बल पर जो है वो थोड़ा सा पेपर लंबा मतलब लेंदी कर देता है। लेंदी मतलब इन द सेंस कि बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और वो गलत कर जाते हैं। तो ये स्टेट की परीक्षाओं में ये चीजें देखने को मिलेंगी, और यदि आप पीसीएस ओसीएस को लेकर के बहुत गंभीर हैं तो ये मान के चलिए कि आपको तथ्यों को भी जो है वो आत्मसात करना पड़ेगा। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का जो है विशेष योगदान था। मतलब शुंग काल तक आते आते आप देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हो चुकी थी पाली प्राकृत की तुलना में, क्योंकि पहले तो पाली थी प्राकृत थी, लेकिन अब जो है संस्कृत की जो है प्रतिष्ठा बढ़ गई। मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग एक प्रसिद्ध पुस्तक मनु स्मृति के बारे में मतलब जानते होंगे अक्सर, चूंकि इसको लेकर के विवाद होते रहते हैं। तो मनु स्मृति की जो थी वो पुस्तक शुंग काल में ही जो है वो रची गई थी। मौर्य काल में स्तूप जो है कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण मतलब पत्थरों का प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्तूप निर्माण में एक नया प्रयोग था। मतलब मौर्यकालीन जो स्तूप थे वो देखिए स्तूपों का सबसे पहले जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में मिलता है, मैंने पीछे बताया ही है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मौर्यकालीन स्तूप थे वो बेसिकली मिट्टी के बने होते थे और कच्ची ईंटों मिट्टी और कच्ची ईंटों की सहायता से बनाए जाते थे। लेकिन शुंग वंश तक आते आते क्या होता है कि इनमें जो है पाषाण का प्रयोग होना आरंभ हो जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अब आते हैं शुंग वंश के बाद कर्ण वंश। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। मतलब जिस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसी तरीके से कर्ण वंश की स्थापना होती है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत। ये नाम याद रखिएगा, देवभूत को कर्ण वंशीय जो व्यक्ति रहते हैं वासुदेव इनको मार करके कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। और इस घटना का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो हर्ष चरित्र में मिलता है। शुंगों के समय यह भी एक ब्राह्मण वंश था, शुंगों के समांसारी। मतलब जो कर्ण वंश है, शुंग वंश तो ब्राह्मण वंश था, कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश के थे, और सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। तो वासुदेव इसका संस्थापक है कर्ण वंश का, और सुशर्मा जो है इसका अंतिम शासक है कर्ण वंश का। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय सेवक सिमुक द्वारा मार डाला गया। मतलब अब जो कर्ण वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, इनकी भी हत्या हो जाती है। इनके ही एक सेवक आंध्र भृत्य जो है मतलब सिमुक एक सेवक रहता है तो उसके द्वारा, और सिमुक ने फिर पुनः सातवाहन वंश की स्थापना की। मतलब शुंग कर्ण, अब हम आते हैं सातवाहन में। और देखिए जितने भी इस तरीके के वंश हैं जिसपे आप सबसे ज्यादा कम परिश्रम करते हैं या पढ़ते नहीं है, आयोग अब वहां से प्रश्न पूछ रहा है, तो इन सब चीजों को जानते रहिए। और इन सब चीजों में भी देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले तो संस्थापक कौन था, कालखंड इनका कब है, अंतिम शासक कौन था, और यदि इन शासकों में कुछ उपलब्धियां रहेंगी तो उसको देख लीजिए, तो इसी से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आइए सातवाहन वंश पे। आंध्र सातवाहन वंश, पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय अथवा आंध्र भृत्य कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे मैंने बताया। और इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश की जानकारी के लिए कौन सा पुराण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मत्स्य पुराण या वायु पुराण। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। आपके लिए ये टास्क है, जरूर कमेंट करिए। और हम आप लोगों के कमेंट को तो देखते भी हैं और देखेंगे कि कौन सा विद्यार्थी हमारा कमेंट कर रहा है। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत कौन सा महत्वपूर्ण पुराण है?
सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता था, तो दक्षिणापथ कहलाता था। सामान्य तौर पर सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है और सिमुक को प्रथम सातवाहन जो है वो शासक माना जाता है। अब सिमुक के बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहता है और इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायनिका, ये याद रखिएगा, नायनिका के नासिक लेख से मिलता है। तो नासिक लेख किसका है, तो नायनिका का है और इसे दक्षिणापति अथवा अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की थी। किसने धारण की थी, तो सातकर्णी प्रथम ने। तो सातकर्णी प्रथम की दो उपाधियां थी, दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां इसने धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। इसी तरीके से सातवाहन शक्ति का 3 सदियों तक निरंतर जो है वो उत्कर्ष होता रहा। मतलब सातवाहन जो वंश था वो लगातार 300 साल तक अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा था। हाल, सातवाहन का शासक एक होते हैं हाल। यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम, तो शांति काल में हाल महानतम था। मतलब अगर प्रारंभिक जो सातवाहन शासक हैं तो उनमें अगर युद्ध क्षेत्र में देखा जाए तो सातकर्णी यदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, तो सांस्कृतिक उपलब्धियां किसकी ज्यादा हैं, तो वो हाल की हैं। वही इसमें शांति में जो है हाल महानतम था। और हाल एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रय दाता भी था और गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में उसने एक मुक्तक काव्य की रचना की थी। मतलब गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो गाथा सप्तशती हाल की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है, तो मुक्तक शैली में लिखी गई है। उसके राज्यसभा में वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़, कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन निवास करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि गुणाढ़ या सर्ववर्मन, सर्ववर्मन की रचना कातंत्र है और गुणाढ़ की रचना क्या है, तो वृहत कथा है। तो इसके ये लोग किसके समय में थे, तो ये लोग बेसिकली हाल के समय में थे और हाल खुद जो है एक महान कवि था या लेखक था। और हाल की रचना क्या है, गाथा सप्तशती है। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा क्योंकि साउथ में इस पे मूवी भी बनी है। और सबसे प्रतापी शासक अगर सातवाहन वंश का माना जाए तो यही गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। इस वंश का ये 23वां सबसे महान शासक था। मतलब ये 23वां शासक था लेकिन सबसे जो है वो महान शासक था। उसने अपने को एक मात्र ब्राह्मण, मतलब एका ब्राह्मण, एक बार पूछा भी गया है 2016 पीसीएस या 17 में पूछा, नहीं 16 में पूछा गया है कि एका ब्राह्मण की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो एकमात्र ब्राह्मण या एका ब्राह्मण की उपाधि जो है वही जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने धारण की थी। इसने जो है शकों को हराया था तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को जो है वो चूर किया था, क्योंकि सातवाहन भी जो है वो ब्राह्मण माने जाते हैं। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो नासिक प्रशस्ति है वो किसका है, तो गौतमी बलश्री की है। और गौतमी बलश्री का पुत्र कौन होता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब ये अपने माता की टाइटल लगाते हैं और इसकी जो उपलब्धियां हैं, मतलब जीपीएस की गौतमी पुत्र सातकर्णी की, वो इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। जोगल थंबी जो मृदभांड है नासिक में है, से नहपान की भारी संख्या में चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इन पर सातवाहन शासक द्वारा पुनः ढलवाए जाने के चिन्ह हैं। इससे उसकी क्षहरात वंश के शासकों नहपान पर विजय के संकेत मिलते हैं। तो ये जोगल थंबी जो नासिक में है, यहाँ से क्या है कि जो नहपान वंशीय जो चांदी के सिक्के थे तो उस पे जो है पुनः उसको ढलवा करके सातवाहनों ने अपने नाम से ढलवाए हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो नहपान है उस पे भी सातवाहनों ने अधिकार किया था और अपने राज्य के अंतर्गत उसे ला लिया था।
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी, मतलब जो वेड़कटक है, इसे नासिक जिला जो वर्तमान का कहा जाता है, तो ये वेड़कटक स्वामी स्वयं को कहता है, तथा वेड़कटक नामक नगर की भी स्थापना की थी। तो वेड़कटक स्वामी की उपाधि किसने ली थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ली थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। देखिए क्या है ना कि आप लोग इतिहास में करते क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण राजवंश है, जैसे गुप्त हुआ, मौर्य हुए, हर्ष हुए, जो बेसिकली आपके उत्तर भारत से हैं, तो आप लोग उसको तो खूब चाव से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट भी आता है, और पहले प्रश्न भी यहाँ से आते थे। लेकिन अब आयोग जान गया है कि आप लोग इसको रट डाले हैं, मौर्य को रट डाले हैं, गुप्त को रट डाले हैं, तो वहां से तो जो प्रश्न पूछता है हाई लेवल का पूछता है। लेकिन अब इन एरियाज को, जैसे मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, फिर चोल चालुक्य पहलो जो साउथ में है, तो वहां से भी वो एंशियंट काल के प्रश्न बना रहा है। पहले ये काम आईएएस करता था, मतलब अभी भी वो कर रहा है, अब आयोग भी उधर शिफ्ट हो रहा है। तो आपको भी इन सब चीजों को देख करके जाना है, नहीं तो इतिहास में जो आप लोग कहते हैं कि सर प्रश्न बनता नहीं है, वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि आप लोग जो है पर्टिकुलर एक दो मतलब कुछ चुनिंदा क्षेत्र तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लें। फिर अगला है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी गौतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी राजा बना है, और पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जीपीएस के बाद कौन आते हैं? तो जीपीएस के बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, मतलब पुलमावी होता है, उसकी माता का नाम वाशिष्ठी होता है, और ये जीपीएस का पुत्र रहता है, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये पुत्र है। कहा जाता है कि अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से किया था। रुद्रदामन आप लोग जानते ही होंगे कि जिनका जूनागढ़ अपने शक शासक रहते हैं, और चूंकि शक सातवाहनों में निरंतर झगड़े होते रहते हैं, और शक चूंकि एक मजबूत शक्ति थे, तो जीपीएस ने क्या किया था, मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है शकों के साथ में, और जो इसका पुत्र रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसी का विवाह क्या करता है कि रुद्रदामन के पुत्री से करवा देता है, ताकि जो है भाई अगर कोई दामाद रहेगा, दामाद थोड़ा उद्दंड भी रहे, तो लोग सोचते हैं कि भाई निकट संबंधी है और इसको जो है क्षति ना पहुंचाई जाए। मतलब काफी हद तक जो है भारत में दामाद को लोग जो है वो टॉलरेट करते हैं। अब जब वो अति कर देगा तो दूसरा मैटर हो जाता है, लेकिन लोग उसका सम्मान करते हैं। तो वही काम जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा किया गया था, अपने पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री के साथ करके। पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, पुराणों में इसका नाम पुलोमा है, मतलब पुलमावी को ही पुराणों में पुलमोमा कहा जाता है, और इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, तो सातवाहन वंश का यह अंतिम जो है महत्वपूर्ण शासक था। देखिए अंतिम शासक नहीं था, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, तथा उसके जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार के प्रति जो प्रेम का द्योतक है। मतलब भाई अगर कोई शासक अपने सिक्के पर जलयान बना रहा है या कुछ भी आकृतियां बना रहा है, तो कहीं न कहीं वो उसकी रुचि या उसकी व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे आप देखेंगे गुप्तों के समय में जो समुद्रगुप्त रहते हैं, उनका वीणा वादन प्रकार का सिक्का है, जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जो हर्ष का सिक्का है, उसमें उमा महेश्वर प्रकार का सिक्का है, तो उसे लगता है कि हर्ष जो है प्रारंभ में शैव था। ये सारी चीजों की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो उसके रुचि से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। इसी प्रकार यज्ञश्री जो सातकर्णी का जो सिक्का मिला है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है? तो वो उसपे जहाज का अंकन है, जो वैदेशिक व्यापार को दर्शाता है कि सातवाहनों का वैदेशिक व्यापार जो है बहुत उन्नत स्थिति में था। चलिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा ये कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन करें। ये हमारा आरओ का बैच है, और आरओ मुख्य परीक्षा का मेंस का ये बैच है, और यहाँ जो है कक्षाएं 12 तारीख से ही प्रारंभ हो गई हैं, तो आप लोग इससे जरूर जुड़े।
साथ ही साथ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी 12 तारीख से ही चल रहा है, पेपर 3 से, तो इसको भी ज्वाइन करें। और यहाँ क्या है कि डेली हम आपको टास्क देते हैं, मतलब प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं। इस तरीके से कुछ मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है बताई जाती है, फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा उद्देश्य यही है कि हम 750 प्लस जो है आपको प्रश्न करा दें, ताकि फिर जो है आप मुख्य परीक्षा में जब जाएं तो बहुत सहज स्थिति में रहें। और ये प्रत्येक टॉपिक से होगा, प्रत्येक पेपर से होगा, मतलब जो आपका 1 से लेकर 6 पेपर तक है सभी इसमें कवर होंगे, उसके सभी टॉपिक्स कवर होंगे। तो आप लोग जो है इससे ज्वाइन करिए। अब सातवाहन युग, थोड़ा संस्कृति को देखते हैं। देखिए सातवाहनों का तो राजनीतिक इतिहास आपने देख लिया, अब थोड़ी सी संस्कृत के बारे में चर्चा कर लें। तो सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। मतलब जिस तरीके से कुषाणों ने बहुत भारी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए, हालांकि सबसे ज्यादा तो गुप्तों ने चलाए थे, लेकिन फिलहाल कुषाणों ने भी ठीक ठाक और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सातवाहनों में ये चीजें नहीं दिखती, क्योंकि सातवाहनों में जो तांबे के सिक्के ज्यादा चलाए गए, शीशे के सिक्के चलाए गए, उनके अधिकांश सिक्के शीशे के हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राएं जो है वो चलाई हैं। फिर भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है, क्योंकि इस समय जो है रोमन सिक्के भारी मात्रा में यहाँ मिलते हैं, तो इससे लगता है कि जो है रोमन के साथ जो सातवाहन थे उनका व्यापार समृद्ध अवस्था में था। फिर सामाजिक अगर संगठन को देखेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। अर्थात वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए 4 वर्णों की प्रथा को उसने जो है पुनः स्थापित किया। और इसीलिए अपने आप को एका ब्राह्मण की जो ये उपाधि भी देता है, कि मतलब इसको ये कहता है कि हमने जो है धूमिल पड़ी जो वर्ण व्यवस्था थी उसको पुनः जो है पटरी पे लाने का काम मेरे द्वारा किया गया। और श्रेणी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठीन तथा श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि भड़ौच कहाँ है, तो आप लोग थोड़ा सा भड़ौच की जो है वो स्थिति भी मैप में देख लीजिए। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, जो आपने पीछे देखा ही कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी, तो इसके पहले यज्ञ श्री हुआ या गौतमी पुत्र हुआ या वाशिष्ठी हुआ, ये किसके नाम है? ये इनकी माताओं के नाम है। किंतु सारथ सातवाहन राजकुल जो है पितृतंत्रात्मक था, मतलब भले ये माताओं, देखिए माताओं का ये आदर करते थे, इसलिए आदर से अपने नाम के पहले माता का नाम लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ जो है जो राजकुमारियां थी उन्हें शासक बना दिया गया, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब बेटे का बेटा, मतलब मेल ही जो है यहाँ शासन संभालता था। तो आपको जो है कंफ्यूज कराने के लिए दे सकता है आयोग कि भाई ये मात्र सत्तात्मक जो है यहाँ व्यवस्था थी, तो ये एकदम नहीं था, बस वो सिंबॉलिक महत्व की चीजें थी। व्यवहारतः जो है पितृसत्तात्मक जो है चीजें ही यहाँ भी थी। प्रशासनिक ढांचे में अगर देखेंगे तो सातवाहन ने कई प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह आहार कहते हैं, मतलब आहार जो है वह अशोक के समय में जिले को कहा जाता है, और सातवाहनों के भी समय में जिले को क्या कहा जाता था? तो आहार ही कहा जाता था। उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य एवं महामात्य कहलाते थे। मतलब जो अमात्य और महामात्य मौर्य काल में अधिकारी थे वही इनके समय में भी बने रहे, वो सब अधिकारी जो हैं। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की जो है प्रथा आरंभ की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो सातवाहनों के समय में ही आरंभ हुई थी। सामांतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही प्रतीत होता है। मतलब जो आगे चल करके आप सामंत काल पढ़ते हैं तो उसका भी जो है प्रारंभिक बीज सातवाहनों के समय में ही पड़ गया था। अगर इनका धर्म देखें तो समाज में वैष्णव धर्म, शैव धर्म की प्रधानता थी।
सातवाहन राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था। मतलब शैव थे, वैष्णव थे, चूंकि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे तो ये सब धर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भी यहाँ जो है वो प्रधानता थी। मुख्यतः शिल्पियों के बीच, मतलब जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था बेसिकली महायानियों का, तो उनका प्रभाव किनके बीच था, तो वो शिल्पी जो वर्ग थे जिसमें बढ़ई, लुहार, कुंभकार, रथकार, स्वर्णकार ये सब आते थे, इनमें जो है बौद्धों की प्रधानता थी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा और अमरावती सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृत के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब आते हैं थोड़ा सा कला एवं भाषा में। तो सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कारले का तथा स्तूपों में सबसे अधिक अमरावती का स्तूप जो है फेमस है। मतलब ये जो कारले चैत्य है और जो अमरावती का स्तूप है ये जो है बेसिकली सातवाहन काल की चीजें हैं और एक उत्कृष्ट रचना ये मानी जाती है सातवाहनों के समय की। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ था और इस स्तूप का सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 में पता लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग कभी भी पूछ सकता है कि भाई जो अमरावती स्तूप का सबसे पहली बार पता किसने लगाया था, तो 1757 में मैकेंजी ने इसका पता लगाया था। सॉरी 1797 है, ये 97 इसका ध्यान रखिएगा। और नागार्जुन कोंडा सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। इसी तरीके से सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी और इनकी लिपि क्या थी, तो लिपि इनकी ब्राह्मी थी। सातवाहन नरेश हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी भाषा में की थी। मतलब जो हाल एक सातवाहन शासक होते, मैंने पीछे भी चर्चा करी है, तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है गाथा सप्तशती वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अब आते हैं, देखिए अब सातवाहन की चीजें हो गई और आपने शुंग पढ़ा, कर्ण पढ़ा, सातवाहन पढ़ा। अब आते हैं कि विदेशी जो आक्रमण हुए थे थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक जो आक्रमण हुए, तो उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले बैक्टीरिया के ग्रीक आए जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। और भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डेमेट्रियस प्रथम को। इसने 183 ईस्वी पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर जो वहां का साकल है उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसको जानिए डेमेट्रियस प्रथम को। और इनका क्रम भी देखिए, इंडो ग्रीक हो गए, अब डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडिस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसमें आता है अगला शासक जो आता है मिनांडर आता है हिंद एवन में, और सबसे प्रसिद्ध हिंद एवन शासक था मिनांडर। इसने भारत में यूनानी सत्ता को जो है वो स्थायित्व प्रदान किया था। इसी तरीके से मिनांडर जो है बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पहनों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की वृहत वार्ता का भी जो है वो वर्णन मिलता है। इसी तरीके से सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। मतलब लेख वाले सिक्के या सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे। और भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, जिसका उल्लेख जो है वो गार्गी संहिता तथा मालविकाग्नि मित्र में है। मतलब मालविकाग्नि मित्र और गार्गी संहिता से क्या जानकारी मिलती है कि जो यवन आक्रमण हुआ है सबसे पहले वो पुष्यमित्र शुंग के ही समय में हुआ था। गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्व की मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव जो है वो स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। तो अब हिंद यवन शासकों के बाद जो अगले शासक आते हैं जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो शक हैं।
तो ये क्रम से आप इसको देखिएगा। तो भारतीय स्रोतों में शकों को क्या कहा जाता, तो सीथियन कहा जाता है। तो अगर कहीं सीथियन आए तो भी आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, शकों को ही सीथियन कहा जाता है। और यूनानियों के बाद शक आए थे। यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण था। मतलब ये क्या है कि मतलब जो यूनानियों का जो क्षेत्र था उससे ज्यादा इन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार कर लिया था। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। और शक शासकों की भारत में दो शाखाएं हो गई थी, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। तो दो, जो उत्तरी क्षत्रप है उसका आधार है तक्षशिला और मथुरा का जो क्षेत्र है, और जो पश्चिमी क्षत्रप है उसका जो आधार क्षेत्र है वो नासिक और उज्जैन का जो क्षेत्र है वर्तमान का। पश्चिमी क्षेत्रों में ही क्षहरात वंशीय नासिक का नहपान, मतलब जो पश्चिमी जो क्षत्रप है इसका एक महत्वपूर्ण शासक है जो क्षहरात वंश का है वो नहपान है। और कार्दमक वंश उज्जैन का रुद्रदामन। तो ये दोनों अगर देखा जाए मूलतः किस वंश के हैं तो ये शक हैं, लेकिन शकों में एक क्षहरात वंशीय नहपान है और कार्दमक वंशीय जो है वो रुद्रदामन है, लेकिन बेसिकली हैं दोनों शक ही। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भूभाग था। रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो है वो पुनर्निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो है वो पुनर्निर्माण कराया था। और इस झील का जो निर्माण है वास्तविक रूप से वो मौर्यों के काल में हुआ था। इसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था, तो रुद्रदामन के समय में सौराष्ट्र प्रांत का शासक, मतलब रुद्रदामन का ही सबऑर्डिनेट था, उसका नाम था सुविशाख। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है वो जारी किया था। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किसका है, तो रुद्रदामन का है। रुद्रदामन अपने समकालीन सातकर्णी राजा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे जो है नष्ट नहीं किया। तो वही जो मैंने पीछे बताया था कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था तो उसी का पुत्र ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। और जो सातवाहन शासक थे, तो सातवाहन और शकों के बीच चूंकि ये समकालीन थे और आपस में बड़ी ज्यादा प्रतिद्वंदता थी, तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वो अपने उत्तराधिकारी की स्थिति को जान रहा था और उसको ये था कि हमारे मृत्यु के बाद जो है ये शकों से उस तरीके से मतलब अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा या उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति वो करता क्या है कि रुद्रदामन की बेटी से जो है वो विवाह करा देता है अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। और यही देखिए कि रुद्रदामन से वशिष्ठी का जो पुत्र पुलमावी उसके संबंध खराब होते हैं, मतलब दामाद और ससुर के संबंध खराब होते हैं। ससुर ने 2 बार जो है दामाद को हराया लेकिन प्राण नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि उन्हें अपने बेटी के सुहाग की जो है वो चिंता करनी थी। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। तो इसमें अब एक अगला महत्वपूर्ण है कि जो अंतिम शासक था वो रुद्र सिंह तृतीय था और इसे किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंशीय शासक था और इसकी चीजों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। अब आते हैं हिंद, पर्थियन या पहलव। तो देखिए आपने जो है इंडो ग्रीक को देख लिया, शक को देख लिया, अब पहलव को देख रहे हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पर्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। पर्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था, मतलब ये जो पर्थियन थे वो ईरानी थे। भारतीय स्रोतों में इन्हें पहलव भी कहा जाता है। तो पर्थियन हो या पहलव हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो गोंडो फर्निस था। ये महत्वपूर्ण है और इनके बारे में और कुछ विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कुषाण, जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वंश है विदेशी आक्रमणकारियों के तहत। तो पर्थियाई लोगों के बाद कौन आते हैं, तो पर्थियाई लोगों के बाद कुषाण आए, जिन्हें यूची या
तोचेरियन या तोखारी भी कहा जाता है। मतलब ये यूची कबीले से थे और इनके कबीले को यूची या तोचेरियन या तोखारी कबीला भी कहा जाता है। और इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी जो है वो तुर्किस्तान था। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बट गया था और इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। और इसमें कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला शासक जो है वो कौन है? कुजुल कड़फिसस। हमें कुषाणों के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जो एक के बाद एक आए। पहला राजवंश कड़फिसस कहलाता है। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए थे तथा महाराजा धीराज की जो है वो उपाधि भी धारण की थी। इसी तरीके से विम कड़फिसस द्वितीय की चर्चा हम करते हैं तो इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर जो है वो अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम विम कड़फिसस ने ही भारत में कुषाण सत्ता की जो स्थापना की थी। तो विम कड़फिसस जो है कुषाण सत्ता का वो संस्थापक था, मतलब उसके द्वारा ही कुषाण सत्ता की स्थापना की गई थी और उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। मतलब यहाँ सोना नहीं होगा, चांदी होगा। तो देखिए जो विम कड़फिसस जो कुषाण शासक हैं तो सबसे पहले सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आप यूपी कमीशन की दृष्टि से एकदम आश्वस्त होकर लगाइएगा। यूपी कमीशन विम कड़फिसस को ही मानता है कि उसके द्वारा ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां भी मिली हैं और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। मतलब विम कड़फिसस कौन था? तो वो शैव धर्म से संबंधित था और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं और इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? महेश्वर की उपाधि थी। और उसके समय में भारत तथा रोम के व्यापार जो है वो अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे। इसी तरीके से यदि आप कनिष्क की बात करें जो इसका अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है और इस वंश का महानतम शासक था। मतलब कुषाणों में तो आप जानते ही होंगे कि जो कनिष्क की महत्ता कैसी है। जैसे मौर्यों में अशोक की थी, मुगलों में अकबर की थी, गुप्तों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की थी द्वितीय, तो इसी तरीके से कुषाणों में कनिष्क की थी। फैनसांग के विवरण एवं चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार कनिष्क के अधीन था। कश्मीर पर जो है उसका अधिकार राजा तरंगड़ी से प्रकट होता है। मतलब जो फैनसांग का जो विवरण है और जो चीनी विवरण है वो ये बताते हैं कि जो गांधार है वो कनिष्क के अधीन था। और इसी तरीके से जो कश्मीर की इतिहास की जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है कल्हड़ की राज तरंगड़ी। तो कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है वो भी जो है कश्मीर पर जो है कुषाण शासक कनिष्क के क्षेत्र होने का दावा करता है। और बौद्ध ग्रंथ से तो पता ही चलता है कि भाई कनिष्क जो ने जो है कुंडल वन में ही, कश्मीर के कुंडल वन में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। और सुई विहार जो लेख है कनिष्क का उससे सिंध पर तथा मणिख्याल अभिलेख से पंजाब पर कनिष्क के अधिकार की जानकारी मिलती है। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, तो एक संवत चलाने की वजह से भी वो फेमस है। और दूसरा, उसने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में काम किया था, तो वो भी आप बता दीजिए। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी और इसी संगीत में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई, जिसे क्या कहता है? तो विभाषा शास्त्र जो कहलाती हैं। मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो आयोजन हुआ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। शासक कनिष्क रहते हैं और इस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वसुमित्र करते हैं। उपाध्यक्ष कौन रहते हैं? अश्वघोष रहते हैं। और जो बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विभाषा शास्त्र कहा जाता है। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मतलब महास्थान एक जगह है बोगरा में, और जल्दी से बताइए कि महास्थान कहाँ है? बेसिकली वहां क्या है कि कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति पाई जाती है। और इसी तरीके से मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोंगा
एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए जो है वो दिखाया गया है। तो इसका भी आप उल्लेख करेंगे। कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जो कनिष्क है तो वो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है मौर्यों के समय में, नंदों के समय में मतलब प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। तो ऐसे में ये वहां आक्रमण करके वहां से प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विशेष प्रकार का कुक्कुट की प्राप्ति करता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उस समय जो है मगध का शासक कौन था जब कनिष्क ने वहां पर आक्रमण किया था। जल्दी से कमेंट करें। मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्र को जीत लिया है। तो मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्र को जीत लिया है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो कनिष्क का है। इसी तरीके से कनिष्क के दरबार में पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक शामिल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ, वसुमित्र और अश्वघोष ये सब बौद्ध विद्वान थे। ये सब कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार से संबंधित थे और चरक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये भी कनिष्क के दरबार से ही संबंधित थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ था। मतलब कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है वो प्रचार प्रसार हुआ था। मथुरा संभवतः उसके शासन का प्रमुख केंद्र था तथा दूसरा प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? तो वाराणसी था। मतलब कनिष्क के दो प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे, एक मथुरा और दूसरा वाराणसी। कनिष्क ने कुल 23 वर्षों तक राज्य किया और उसकी मृत्यु लगभग, मतलब ये अभी एग्जैक्ट नहीं तो छोड़ दीजिए इस फैक्ट को, मतलब ये जानिए कि कनिष्क लगभग करीब 23 वर्षों तक जो है शासन किया था। और हुइस्क जो है 106 से 138 ईस्वी इनका समय है कि समय कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर, बर नहीं वर है, से हटाकर मथुरा पहुंच गया था। मतलब हुइस्क के समय में जो कुषाण सत्ता का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था पेशावर एक, तो अब पेशावर न होकर के वो मथुरा हो गया था। मतलब ये धीरे धीरे भारत की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे। और हुइस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु, उमा आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। संकर्षण व वासुदेव का भी अंकन मिलता है। मतलब कनिष्क पे देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित दिखता है। वहीं उसके बाद हुइस्क आता है तो यहाँ आप देखेंगे पुनः शैव और वैष्णव धर्म जो है मुख्य भूमिका में आ जाते हैं। तो आप इसके बारे में भी जानते रहिए। कुषाण काल का अंतिम महान सम्राट कौन था? तो वासुदेव था। देखिए अंतिम महान सम्राट था, मतलब अंतिम नहीं, मतलब योग्य शासकों में अंतिम वासुदेव था। इसके बाद भी उत्तराधिकारी हुए लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे और उनकी ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं थी कि जो यहाँ बताई जाए। फिर मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन को देखते हैं। तो मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजत्व में दैवीय तत्वों की समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई थी। क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि मौर्य काल बहुत ज्यादा केंद्रीकृत साम्राज्य था, लेकिन मौर्योत्तर काल में जो भी शासक हुए वो इतने प्रभावी प्रतापी नहीं थे या उनका इतना बड़ा राजस्व का आधार नहीं था, इतनी बड़ी नौकरशाही नहीं थी कि वो एक बड़े भूभाग को केंद्रीकृत शासन के तहत ला सके। तो ऐसे में विकेंद्रीकरण होना भी था। तो चूंकि विकेंद्रीकरण हुआ लेकिन अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस समय के शासकों ने क्या कहा कि मतलब वो जो राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ला करके देते हैं। और चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने स्वयं को देवपुत्र जैसी उपाधियां दी। मतलब ये अपने आप को मतलब सामान्य मनुष्य नहीं बताते, ये कहते कि मैं तो देवता का पुत्र हूँ। तो और चूंकि देवता का पुत्र है तो लोगों की आस्था का ये केंद्र बन गए थे। और चूंकि जब कोई किसी की आस्था के तहत होता है तो वो फिर उसकी रॉन्ग राइट चीजों को नहीं देखता है, मतलब उसमें आस्था है तो है। तो ऐसी ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि जो है चूंकि इनके पास उस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था तो नहीं थी, नौकरशाही नहीं थी, राजस्व की चीजें नहीं थी। तो यही एक कारण था कि उनको धर्म के आधार पर जो है चीजों को मेंटेन किया जाए और अपने आप को मतलब देवता बना दिया जाए। और क्योंकि जब देवता कोई चीज कहेंगे तो उसको सभी लोग मानेंगे। तो ये एक तरीके से बुद्धिमानी पूर्ण इनका डिसीजन था। संभवतः रोम का उदाहरण लेकर कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा भी जो है वो आरंभ की थी।
तो जो रोम के शासकों के में होता था कि जो महत्वपूर्ण शासक थे, जब वो मृत उनकी हो जाती थी तो उनकी मूर्ति बना करके एक मंदिर बना दिया जाता था। तो ये व्यवस्था कुषाणों ने भी शुरू की थी, और ये रोम का ही अनुकरण इनमें दिखता है कि ये भी जो है, जो महत्वपूर्ण शासक थे उनको मंदिर में स्थापित करके और एक भव्य जो है वो स्मारक बना दिया जाता था। कुषाणों के समय में भारत में द्वैध शासन की जो है विचित्र प्रथा भी शुरू हुई थी। मतलब आप आधुनिक काल में प्लासी के बाद जो क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी, हालांकि इसके जनक जो है लियोनल कर्टियस माने जाते हैं, लेकिन अब हम कैसे उसको सही माने, यहाँ तो देखिए मतलब हमारे एंशियंट एज में भी द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू होती है, लेकिन आधुनिक काल में आएगा तो आप लगाइएगा नियोलल जनक द्वैध शासन के, तो द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसके जनक लियोनल कर्टियस थे। इम्प्लीमेंट किसने किया था? क्लाइव ने किया था। और एंशियंट एज में आप देखेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ कुषाणों के समय में भी दिखेगी। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शक कुषाण काल में ही प्रारंभ हो गए थे। कुषाण लेखों में हमें पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसी पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से अगर व्यापार को देखें तो इस काल के आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब आर्थिक जो चीजें हैं वो इस समय बहुत ज्यादा फल फूल रही थी, और किसी भी राजतंत्र व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में वर्तमान में यदि आप देखें, यदि अर्थव्यवस्था उन्नत नहीं है तो फिर हर तरीके से आपको डिक्लाइन दिखेगा, मतलब गिरावट दिखेगी। लेकिन मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में दिखाई पड़ती है। भारत का मध्य एशिया तथा पश्चात विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, और इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। भारत से मिस्र को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील व बमूल लकड़ी। मतलब इतनी चीजें हम जो है मिस्र को निर्यात करते थे। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं का जो है वो खोज कर लिया था। तो ये भी जो है इस समय के व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ, क्योंकि भाई उस समय जो जहाजें चलती थी, बड़ी बड़ी जहाजें चलती थी, वो बेसिकली श्रम शक्ति के द्वारा चलाई जाती थी, मतलब उसको मानव चलाते थे। और ऐसे में अगर हवाएं आपके प्रतिकूल हैं, आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको दोहरा परिश्रम करना पड़ता था, और उसके बाद भी उस तरीके का प्रतिफल नहीं मिलता था। भाई आज क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, और मशीनों के द्वारा संचालित होते हैं बड़े बड़े कार्गो पोत हैं जो, लेकिन उस समय तो ऐसी चीजें थी नहीं। तो ऐसे में जो हिप्पालस ने जो समुद्री हवाओं की जो खोज कर ली अरब सागर में, तो ये भारत और रोम के व्यापार के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ, वही आप यहाँ बता रहे हैं। इससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार अधिक सुगम हो गया। मध्य एशिया से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, सिल्क रूट कहा जाता था, और इस पर कुषाणों का आधिपत्य था। क्योंकि आप जानते होंगे जो कश्मीर सॉरी चीन में जो सिल्क का भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता था, और उसका जो है यूरोप और पश्चिमी एशिया के मार्केट में जो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में जो व्यापारी होते थे वो जब सिल्क को लेकर के चलते थे तो कुषाणों के द्वारा उन पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता था, और उसका संचालन वो अपने तरीके से करते थे। ऐसे में ये बिचौलिया बन के ही सही भारी मुनाफा कमाते थे। तो यही स्थिति जो है आप यहाँ बता रहे हैं सिल्क रूट के समय में, कि कुषाण किस तरीके से बहुत ज्यादा अगर समृद्ध हुए थे तो उसमें सिल्क रूट की भी भूमिका थी। इस काल में बारबैरिकम जो सिंधु के मुहाने पर है, अरिकामेड पूर्वी तट पर है, वेरीगाजा, भड़ोच आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। प्लिनी ने प्रतिवर्ष रोम से भारत में जाने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुख व्यक्त किया है। मतलब प्लिनी कहता है कि भारत जो है एक अंधे कुएं के समान है, और यहाँ मतलब रोम से जा सब कुछ रहा है, मतलब धन दौलत हमारा जा रहा है, और वहां से रिटर्न हमको कुछ मिल नहीं रहा है। रिटर्न के रूप में हमको क्या मिल रहा है कि वही जो भोग विलास की चीजें हैं जिसका उपयोग करके हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भ्रष्ट होती जा रही हैं, मतलब वो कुमार्ग पे चल रही हैं। तो ये ऐसा प्लिनी जो वहाँ का एक हिस्टोरियन था, दार्शनिक था, वो ऐसा व्यक्त करता है। भड़ौच मरुत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण एवं उन्नतशील बंदरगाह था। रोमन व्यापारी आयातित भारतीय माल, काली मिर्च, मोतियों एवं हीरो के क्रय का भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे। मतलब जो हम काली मिर्च या मोती और हीरो को जो देते थे रोमन व्यापारियों को, तो
इसके बदले में वो हमको क्या देते थे, तो वो हमको स्वर्ण देते थे, सोना देते थे। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की। जो गुप्तों के समय में दिनार एक महत्वपूर्ण स्वर्ण मुद्रा होती है, तो इसका प्रारंभ कुषाणों के समय में ही हुआ था, मतलब। और कुषाण किसके संपर्क में आकर के इसको चलाए थे, तो कुषाण जो संपर्क में आते हैं वो रोमनों के संपर्क में आए थे। तो अगर देखा जाए तो जो गुप्त कालीन दिनार है उसका अगर मूल खोजेंगे तो आप रोमन प्रभाव ही आपको दिखाई पड़ेगा। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत भाषा में गोल मिर्च का नाम ही जो है वो यवन प्रिय पड़ गया। क्योंकि आप जानते होंगे जो पश्चिम के जो देश हैं वहाँ चूंकि ठंडक बहुत पड़ती है, और काली मिर्च की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, और चूंकि वहाँ के लोग मुख्यतः मांसाहारी हैं, तो ऐसे में काली मिर्च जो है वह उस मांस में जब इनका प्रयोग हुआ काली मिर्च का, तो स्वाद भी बढ़ गया। तो ऐसे में लोग इसको बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट किया काली मिर्च, और वो इतना प्रिय हो गया कि इसे जो है काली मिर्च का ही एक नाम यवन प्रिय भी है संस्कृत में, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग जो है हीरो के लिए विख्यात है। तो देखिए जैसे वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का पन्ना है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे कुषाणों के समय में कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग जो है यहाँ से हीरे की प्राप्ति होती थी। मगध जो है यहाँ से वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए तथा बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। तो मगध वृक्ष से बने वस्त्रों के लिए, और मलमल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बंगाल था। मतलब बंगाल का जो मलमल था वो बहुत फेमस था। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता था। संगम युगीन तमिल कृतियों में तटीय नगरों में पाई जाने वाली यवन व्यापारियों की बस्तियों का जो है खूब उल्लेख हुआ है। मतलब संगम काल से भी इसकी जानकारी मिलती है, जो भारत और रोम के साथ जो व्यापार होते थे। उत्खनन के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतर नगर ईसा की पहली एवं दूसरी सदियों में कुषाण काल में फले फूले, अर्थात नगरीयकरण जो है कुषाण काल में चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंच गया था। तो आप जो है इसका भी आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। वाणिज्य एवं व्यवसाय के तहत अगर देखेंगे तो व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का जो है वो उल्लेख मिलता है। और जातक के बारे में तो मैंने बताया है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बेसिकली यहाँ बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, मतलब भगवान बुद्ध के। दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के, महावस्तु में 36 प्रकार के, तथा मिलिंद पहनों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो जो मौर्योत्तर काल के व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था को ही दर्शाता है। श्रेणी, निगम, पूग, सार्थवाह आदि व्यापारिक संगठन थे, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। और मथुरा जो है वो साटक या सटका नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र था। तो मथुरा से सटका या साटक नामक महत्वपूर्ण वस्त्र की प्राप्ति होती है। और इसका प्रमाण कौन देते हैं, तो इसका प्रमाण जो मिलता है वो पतंजलि की रचना से मिलती है। मतलब इसका उल्लेख किसने किया, तो पतंजलि ने किया है। स्ट्रैबो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मतलब ये दिखाता है मौर्योत्तर काल में कि जो बेसिकली शिल्पी वर्ग था उनको राज्य के द्वारा किस प्रकार का संरक्षण था कि यदि किसी भी शिल्पी का हाथ और कान, क्योंकि भाई किसी भी शिल्पी के लिए, किसी के लिए अगर हाथ और जो आंख होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अगर ऐसे में कोई भी शिल्पी है अगर हाथ या इनका कोई आंख डिस्टर्ब करता है तो उसे किस प्रकार की सजा दी जाती थी, तो उसे डायरेक्ट मृत्यु दंड का प्रावधान था उसके लिए। इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो सूत की कताई एवं बुनाई था। उरैयूर एवं अरिकामेट जो है सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मौर्योत्तर काल के नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। और ये सिक्के कौन थे, तो सोने का सिक्का जिसे निष्क, स्वर्ण तथा पड़ कहा जाता था। इसी तरीके से चांदी का सिक्का शतमान था, और तांबे का सिक्का क्या था, तो कांकड़ी था। और श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ तो दक्षिण भारत में श्रेष्ठिन या सेठी या चेट्टियार कहा जाता था। तो जो दक्षिण में सेठी या चेट्टियार हैं वो एक तरीके से व्यापारी वर्ग हैं, जैसे हम लोग उत्तर भारत में उन्हें सेठ कहते हैं।
समाज और थोड़ा धर्म में देखें तो विश्व की एक स्वर्ण मुद्रा पर एक देवता अपने हाथ में चक्र और दूसरे में ऊर्ध्वलिंग लिए चित्रित जो है वो किया गया है, और संभवतः ये समन्वित देवता हरिहर की प्रतिमा का पूर्व रूप है। देखिए हरिहर की प्रतिमा का जो आप वर्णन पाएंगे वो गुप्तों के काल में पाएंगे। वहां जो है अर्धनारीश्वर और हरिहर की जो मूर्ति है, मतलब हरि और हर, मतलब हरि माने विष्णु, हर माने भगवान शंकर। तो चूंकि धर्म में जो है वो टकराव ना हो तो उसके समन्वय का प्रयास किया गया। तो वो प्रयास मुख्यतः तो गुप्त काल की ही विशेषता है, और आपको उत्तर आएगा तो गुप्त काल ही लगाना। लेकिन एक प्रमाण मिलता है, विश्व के समय में एक मूर्ति मिली है, तो उसमें एक व्यक्ति है, वो एक हाथ में चक्र लिए हुए है, तो चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में ऊर्ध्व लिंग लिए हुए है, तो लिंग जो है वो शंकर भगवान से संबंधित है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त काल में हरिहर और अर्धनारीश्वर इन सबका जो कॉन्सेप्ट आया, तो उसकी शुरुआत के कुछ प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो आप लोग जो लगाएंगे गुप्त काल ही लगाएंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा आप आर्ट में आते हैं, तो इस काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म था। मतलब मौर्योत्तर काल में जो कला का आधार था वो बौद्ध धर्म था, और कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र जो है शैलियों का विकास हुआ। एक तो गांधार कला, दूसरा क्या है, मथुरा कला। गांधार कला में यदि आप देखेंगे तो इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है, और इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इस काल की अगर विषय वस्तु देखेंगे तो बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी है। मतलब परंपरा जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से है, लेकिन अगर इनकी निर्माण की आप शैली को देखेंगे तो वो उसमें यूनानी प्रभाव स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। गांधार शैली की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का जो मुख है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। मतलब गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां आप देखेंगे तो उसमें जो है मुख को बड़े आकर्षक तरीके से, आंखें बहुत मतलब भव्य तरीके से लटकते, बड़े बड़े कान, उसमें बड़ी सी बाली, घुघराले बाल, पीछे आभा मंडल, और बुद्ध का जो बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट शरीर, मतलब एकदम बलिष्ठ टाइप में, उस पे एक अच्छा सा वस्त्र। तो ये सब जो अलंकरण की चीजें हैं बेसिकली ये हमारी अपनी भारतीय नहीं रही हैं। भारतीय मूर्तियां जो है वो बहुत साधारण तरीके से, और जो जैसा है वैसा बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, गांधार कला में थोड़ा सा भव्यता आपको दिखाई पड़ेगा, तो वही चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। और गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। और बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक किसकी मूर्ति बनी है, तो मैत्रेय की मूर्ति बनी है। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का जो है वो निर्माण किया गया है। इसी तरीके से अब आते हैं मथुरा कला में। देखिए अगर जय मथुरा कला और गांधार कला, तो चूंकि ये पीटी को लेकर के तो यहाँ थोड़ा सा हम फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं, नहीं तो इस पे जो डिटेल्स हमारी जो क्लास होती है, जब हम मुख्य परीक्षा का बैच जब पढ़ा रहे होते हैं या टेस्ट सीरीज में हम इसको बहुत डिटेल से देते हैं, तो आप लोग जो है वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक शैली का को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई थी। तो मथुरा कला में ऐसा नहीं है, मथुरा कला की जो विषय वस्तु वो जैन भी है, बौद्ध भी है। और देखिए यहाँ जैन जो प्रवर्तक रहते हैं महावीर स्वामी, तो उनकी भी मूर्ति का प्रमाण मिलता है मथुरा कला के अंतर्गत। भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो है वो मथुरा में ही मिलती है। मतलब बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति किस कला शैली में मिली है, तो मथुरा कला शैली में मिली है, न कि गांधार। तो इसमें आएगा तो मथुरा लगाइएगा। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, महानिर्माण आदि जीवन की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन मथुरा कला शैली के शिल्पियों के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का जो है वो निर्माण किया गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा क्या है। फिर मथुरा शैलियों की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता थी। मथुरा कला शैली आदर्शवादी तथा गांधार कला शैली कैसी थी, तो ये यथार्थवादी थी। इसी तरीके से गाथा सप्तशती किसकी रचना है, हाल की, क्योंकि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख जो साहित्यिक ग्रंथ है
और उनके रचनाकार है, थोड़ा देख लीजिए, कई बार आया हुआ है। और हाल जो है ये सातवाहन शासक रहते हैं। और महाभाष्य पतंजलि की रचना है। पतंजलि जो है शुंग पुष्यमित्र शुंग के दरबारी रहते हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं उसका संचालन जो है पतंजलि के द्वारा ही होता है। और चरक जो संहिता है ये चरक की रचना है, और बेसिकली ये आयुर्वेद से संबंधित है, मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और चरक जो है वो कनिष्क से संबंधित है। भरत का नाट्य शास्त्र है। वात्सायन का काम सूत्र है। अश्वघोष का सौंदरानंद है। और वात्सायन का मतलब सारी भास का स्वप्नवास वदत्ता है। तो ये सारी रचनाएं जो है मौर्योत्तरकालीन है, तो इसको भी देख लीजिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए आज का जो आपका लेक्चर है मौर्योत्तर काल का वो यहीं तक था। और मुझे बड़ा भरोसा है कि यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ थोड़ा सा मैंने विस्तार से भी कराया है कि अगर आयोग थोड़ा सा आपको घुमाए भी तो आप जो है बच जाइए। डिटेल से दे रहे हैं, थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो फिर आपको और कहीं अन्यत्र कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होगी, यहीं से आप प्रश्न कर ले जाएंगे। और यदि आपके जहन में PYQ है तो आपको याद भी हो, समझ में आ रहा होगा कि क्लास कितनी जो है वो फ्रूटफुल है। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, यदि अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें। बैच स्टार्ट है 12 तारीख से, ये आरओ वाला है, ये PCS का जो हमारा मेंस वाला बैच चल रहा है। और इस बार तो PCS में काफ़ी अच्छी सीटें भी हैं, आरओ में भी बहुत अच्छी सीटें हैं। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ हमारे संस्थान के द्वारा कोई भी सूचना सबसे पहले दी जाती है। यहाँ हमारे मेंटर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लिखते हैं तो यहाँ आपको जवाब दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे 2 यूट्यूब के चैनल हैं, एक समृद्धि आई है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो यहाँ क्या है कि आप जो है इनसे बने रहिए, और यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ टाइम टू टाइम पढ़ रही हैं। अभी तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से और PT पास करो के तहत हिस्ट्री पॉलिटी की चीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर्स के काफ़ी क्लासेस पीछे हुए हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लें। यूपी स्पेशल पूरा कराया जा चुका है। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला जो है वो 10 वीडियो के माध्यम से बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको दी गई हैं। तो बस आप चैनल को देखते रहिए, तो आपकी परीक्षा में ये बेहद उपयोगी होने वाले हैं सारे वीडियो। और लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।